ताल यानी कि रिदम। ताल किसे कहते हैं या व्हाट इज रिदम? देखिए, संगीत यदि आप सीख रहे हैं तो आप सभी को ताल के बारे में बहुत आवश्यक रूप से आपको मालूम हो। आपको जरूर आना चाहिए कि ताल किसे कहते हैं, रिदम किसे कहते हैं। यदि सामान्य भाषा में किसी से पूछ लिया जाए कि ताल किसे कहते हैं तो आप सामान्य सा उत्तर आपको मिल सकता है कि जो हम ताल बजाते हैं, जो ढोलक बजाते हैं, वो ताल है। किसी और से पूछेंगे तो और अन्य प्रकार का आपका उत्तर आ सकता है। लेकिन संगीत में ताल किसे कहते हैं, उसको किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। यदि उसको डेफिनेशन हमसे कोई पूछे तो हम क्या आंसर दे सकते हैं, सही उत्तर उसका क्या है, और उसको किस तरह से शब्दों में हम उसको लिख सकते हैं। चलिए, आज के आपका टॉपिक ताल किसे कहते हैं, व्हाट इज रिदम। नमस्कार, मैं हूं आपका साथी मयंक प्रभाकर, आपके संगीत के चैनल मयंक प्रभाकर पर, जिस पर आप संगीत की बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हैं, जानकारियां लेते हैं। उसी श्रृंखला में आपके लिए आज मैं लेकर आया हूँ रिदम यानी कि ताल। ताल किसे कहते हैं? देखिए, संगीत का बड़ा ही अभिन्न अंग है ताल। और हम चाहे गायन सीखते हो तो भी हमें ताल के बारे में पता हो, और यदि हम कोई वादन सीख रहे हैं, तबला या कोई ढोलक, तो हमें ताल की जानकारी आवश्यक रूप से होनी ही चाहिए। ठीक है, यानी कि आपको वैसे ये भी सभी से कोई जानकारी है। ताल जो संगीत के 3 प्रमुख अंग होते हैं, गायन, वादन और नृत्य। गायन में गाना आता है और वादन में कोई तबला आता है यानी कि ताल वाद्य। नृत्य में नृत्य आता है। तो अगर नृत्य हटा भी दें तो उस गायन और वादन रहे तो भी हमारा संगीत हम उसको कह सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं 2 प्रमुख पार्ट हैं, गायन और वादन, यानी गाना और बजाना, जिसमें कि बजाना जो कि ताल है सबसे मेन और मुख्य पार्ट है। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। इसके आपको डिटेल से आपको मैं बता देता हूँ। और जल्दी से अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए बढ़ते हैं आगे। लिखा है, भारतीय संगीत में तालों का प्रयोग अत्यंत प्राचीन काल से होता चला रहा है। देखिए, पुराने समय से ही हमारे ऐतिहासिक और ऐतिहासिक बल्कि हम पौराणिक समय से ही संगीत की प्रथा चली आ रही है, जिसमें कि गायन भी होता है, वादन भी होता है, नृत्य भी होता है। तो अत्यंत प्राचीन काल से हमारा संगीत चला आ रहा है, और जिसमें कि तालों का प्रयोग तो बहुत प्राचीन काल से है। अब चाहे उस समय हम ये कह सकते हैं, उस समय ताल वाद्य चाहे कुछ और रहे हों, लेकिन तालों का प्रयोग और उनका प्रचलन प्राचीन काल से है। ताल शब्द संस्कृत भाषा के तल धातु से बना है, जिसका अर्थ है आधार। देखिए, जो आप ताल आप सीख रहे हैं, जो ताल के बारे में हम जान रहे हैं, ये ताल एक संस्कृत का भाषा का शब्द है, तल। जैसे आपने देखा होगा, जैसे कोई भी गिलास है, कप है, प्लेट है, उसका तला यानी कि निचला पार्ट जो उसको आधार प्रदान करता है, जिसके बेस पे वो एक सरफेस पे सीधा खड़ा रहता है या सब वो प्रॉपर रखा रहता है, दैट इज तल यानी कि तला, जिसे हम सामान्य भाषा में तला भी बोलते हैं। ठीक है, तो तल धातु से बना है, जिसका अर्थ है आधार। आप जानते हैं, अगर किसी भी वस्तु का यदि तला नहीं होगा, तल नहीं होगा, तो वो व्यक्ति सीधी खड़ी नहीं रह सकती, यानी कि उसका सीधा खड़ा रहना या सीधा बैठना वो उसके आधार पर निर्भर है, उसके तले पर निर्भर है। और आप जानते हैं कि तो संगीत का जो आधार है, हम कह सकते हैं, वो है आपका ताल। अतः गायन, वादन तथा नर्तन सभी तालों पर आधारित होते हैं। आपने देखा होगा, जो गायन होता है हमारा, वो भी आपके तालों के आश्रित रहता है, और मतलब तो वो भी बिना तालों के कुछ नहीं है। वादन तो ऑब्वियसली वो सारा तो उसमें ताल ही है, और नृत्य वो जो कि नृत्य बिना ताल के हो ही नहीं सकता। ठीक है, नृत्य बल्कि ताल तो उसकी आत्मा है आपके नृत्य की। यानी गायन,
वादन और नर्तन, जो कि संगीत के 3 प्रमुख अंग हैं, इन तीनों में ही ताल का बड़ा ही विशेष महत्व होता है और ये तीनों ही तालों पर आधारित होते हैं। अगर हम ये कहें कि ताल के बिना गायन वादन नृत्य कुछ भी नहीं है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और ताल किसे कहते हैं वो बड़े ध्यान समझिए। संगीत में लगने वाले समय को नापने के साधन को ताल कहते हैं। संगीत में लगने वाला समय को नापने का जो साधन है उसको हम ताल बोलते हैं। यानी कि पर्टिकुलर अगर यदि हम कोई लाइन गा रहे हैं, कोई पंक्ति गा रहे हैं, उस पंक्ति को गाने में हमें कितना समय लगा, उसका मेजरमेंट करने के लिए हम टाइम का नहीं प्रयोग करेंगे, उसके लिए हम ताल का प्रयोग करेंगे, उसमें कितना समय लगा। जैसे आपने, और ये जो तालें होती हैं आप सभी जानते हैं विभिन्न मात्राओं के संयोग से बनती है। जैसे कहरवा ताल में 8 मात्राएं, दादरा ताल में 6 मात्राएं, 3 ताल में 16 मात्राएं, झप ताल में 10 मात्राएं, 1 ताल में 12 मात्राएं, 4 ताल में 12 मात्राएं, रूपक ताल में 7 मात्राएं, तीव्र ताल में 7 मात्राएं, ऐसी तमाम तालें हैं जो विभिन्न मात्राओं के संयोग से बनती हैं। और इन जैसे आप ये समझिए, अगर कोई बीमारी है, उस बीमारी को नापने के लिए पर्टिकुलर एक अलग किस्म का इलाज किया जाता है। ठीक उसी प्रकार तालों जो गायन जो गायन शैलियाँ होती हैं उनको नापने के लिए, उनमें जो कितना समय उसमें लगता है उसको नापने के लिए अलग विभिन्न प्रकार के तालों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आप उसको अब सामान्य भाषा में समझ लीजिए कि अगर हमें साइकिल चलानी है तो भाई उसके लिए साइकिल वाला पहिया चाहिए, उसमें कोई कार वाले पहिए से तो चलेगी नहीं है। अगर कोई रथ है तो उसमें रथ के लिए तो रथ वाला पहिया चाहिए, वो आपकी किसी कार के पहिए से नहीं चलेगी। ट्रक है तो ट्रक वाले पहिए से चलेगा, टायर से, उसमें ट्रैक्टर का तो चलेगा ही नहीं। ठीक उस तरह जिस प्रकार की गायन शैली होती है हम उसी प्रकार की ताल का हम उसमें प्रयोग करते हैं, जिसमें कि वो मात्राएं पहले से निर्धारित होती हैं उस ताल की और उसके हिसाब से उसके लगने वाले समय को नापा जाता है। जैसे आपने देखा होगा कहरवा ताल का जो 8 मात्राएं हैं, कोई इस पर भजन गा रहा है तो उसको पहली पंक्ति को गाने में 8 मात्राएं प्रयोग हुई हैं या और उसके दुगनी प्रयोग हुई हैं, 16 प्रयोग हुई हैं। ये उसी तरीके से है गायन शैली का अनुरूप हम तालों का जब चयन करते हैं। तो हम सामान्य रूप से अगर पूरी डेफिनेशन को हम एक लाइन में आपको समझाएं तो वो ये है कि समय नापने का जो साधन है संगीत में वो ताल है। ताल से ही हम संगीत का समय नापते हैं। अब संगीत का समय क्या, गायन का समय नापोगे आप, नृत्य का समय नापोगे, वादन का समय नापोगे, यही आप नापेंगे और इनके नापने के साधन को ही हम ताल कहते हैं। तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए। आप लर्नर्स हैं, सीखना चाहते हैं या आप पहले से भी जानते हैं, आप सबको मालूम होगा फिर। क्योंकि अगर आप सामान्य रूप से किसी से पूछोगे कि ताल किसे कहते हैं तो उसका बड़ा ही सामान्य पूछो तो सामान्य से उत्तर उसका निकल कर आएगा कि ताल किसे कहते हैं। जी ताल को कहते हैं, रिदम को बोलते हैं, ढोलक की ताल को बोलते हैं। लेकिन प्रॉपर आप उसे डिफाइन कैसे करेंगे, ये उसके लिए आपकी ये वीडियो मैंने आपके लिए स्पेशल बनाई है। तो मैं समझता हूँ आपको ये ताल किसे कहते हैं आपको ज़रूर समझ में आई होगी। और कैसी लगी वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें और संगीत जो सीखना चाहते हैं आपके मित्र सभी, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ, इस तरह के कंटेंट ज़रूर पहुँचाएँ। क्योंकि हर कोई व्यक्ति कहीं सीखने जा नहीं सकता या कहीं के पैसा भी नहीं खर्च कर सकते, तो एटलीस्ट ये हमारे पास बहुत अच्छा माध्यम है और वास्तव में ये उनको बड़े ही हेल्पफुल होती है उन सभी के लिए। तो आप ज़रूर अपने एक दूसरे मित्रों को आप शेयर करें ताकि सभी को इन सभी चीज़ों की जानकारी हो। देखिए, जानकारी ऑलरेडी सबको है, यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं संगीत से संबंधित, लेकिन सही जानकारी क्या है। अननेसेसरी वीडियो लंबी कोई बनाए वो हमारा मकसद नहीं है, लेकिन सही कंटेंट आप तक पहुँचे, सही जानकारी आप तक पहुँचे। मेरा क्या लाभ है, मेरा ये लाभ है, मेरे से आप सभी जुड़ेंगे और मुझे आपके लिए संगीत की नई नई चीज़ बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक लास्ट चीज़ और बता दूं, यदि आप चाहेंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें कि
अब मैं एक्चुअली आपको कंपोजिंग करना सिखाना चाहता हूँ। आप में से जो भी इंटरेस्टेड हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कंपोजिंग, हाउ कैन वी कंपोज द लिरिक्स, हाउ कैन वी कंपोज द ट्यूनिंग ऑफ द लिरिक्स। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। मेरा नेक्स्ट जो आपका कंटेंट होगा उसी से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है आपके मैसेज पे, आपके कमेंट्स पे, आप मुझे कितना लिखते हैं और देखते हैं हम। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं डेफिनेटली वो छोड़ जाऊँगा और आपके लिए कंटेंट बनाऊँगा कि कंपोजिंग कैसे करते हैं, लिरिक्स कैसे कंपोज करते हैं, उन जो न्यू लिरिक्स हैं उनको कैसे उनकी ट्यूनिंग कंपोज की जाती है, ये चीज़ आपके लिए कराऊँगा। उसके लिए आप करें इंतज़ार और मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें इसके बारे में, तो ही मैं बना पाऊँगा। अदरवाइज़ तो मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं वो नहीं बना सकता क्योंकि वो थोड़ा बड़ा कंटेंट होगा, उसके एक नहीं कई पार्ट्स होंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, रखिए अपना ध्यान, टेक केयर।